हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या। हम लोग इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने देख चुका है कि इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड किया था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, देखो, बल एवं गति के नियम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज जो था वो तो मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा दिया है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि इसमें बोलता है सिद्ध कीजिए कि समान संवेग से गतिशील दो वस्तुओं में हल्की वस्तु का वेग भारी होता है, किससे वेग भारी और वस्तु के वेग से अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि दो वस्तु है, ठीक है, ए है और ये बी है और इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और ये बोल रहा है कि m1 भारी है m2 से, ठीक है। और क्या बोलता है उनका वेग क्रमशः है, क्या है, उनका वेग क्रमशः है v1 है और v2 है, लेकिन दोनों का संवेग क्या है दोनों का संवेग समान है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। दोनों का संवेग बराबर है तो P हो जाएगा, P हो जाएगा। और पहले के लिए क्या हो जाएगा, संवेग बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। तो पहला का द्रव्यमान m1 है और वेग क्या है, v1 है, m1 v1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही है, तो इसको समीकरण 1 दे देंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, देखो ये डिवाइड किए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो फिर यहाँ पास बचा कि m1 v1 बाय m2 v2 बचा। तो फिर ये जो है ये जो वेग है, ठीक है, इस वेग को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये v2 है, ये ऊपर चल जाएगा और ये जो v1 है ये नीचे आ जाएगा। तो v2 बाय v1 और m1 बाय m2। तो हम लोग आगे पढ़े हैं, देखो मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सिद्ध करना था ना कि हल्की वस्तु का वेग जो होता है भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है, ठीक है। और उसमें क्या, और हम लोग क्या एज्यूम करके चले थे कि पहली वस्तु का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। तो हम लोग पहली वस्तु यहाँ पर का द्रव्यमान m1 है, तो हम लोग को दिया हुआ है कि m1 बड़ा है किससे, m2 से। तो m1 अगर बड़ा है तो यहाँ पर ये अगर m1 बड़ा है तो v2 बड़ा होगा। v2 किसका वेग है, ये वस्तु b का वेग है। और m2 किसका वेग है, बस। और m2 जो है, अगर m2 छोटा है तो वस्तु v1 का वेग भी छोटा होगा। तो यहाँ पर सिद्ध होता है क्या, हल्की वस्तु का वेग वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं न्यूटन की गति का हम लोग द्वितीय नियम देखते हैं, ठीक है। तो न्यूटन की गति का, तो न्यूटन क्या बोलता है कि इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग को पता है कि संवेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, संवेग को हम लोग P से दर्शाते हैं। और P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। m मतलब द्रव्यमान होता है, v मतलब वेग होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, अगर हम लोग को संवेग में परिवर्तन की दर बोला है ना, तो संवेग में परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन को हम लोग डेल पी से डिनोट किए और इसमें दर बोला है तो उसको डेल टी से डिनोट किया, ठीक है। और इसको हम लोग ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको प्रति एकांक समय में किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो फिर देखो ये हमारा फॉर्मूला, इतना लाइन का फॉर्मूला बन गया, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये जो है ये किसके बराबर होती है, उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग को पता है कि बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो एफ और फिर क्या बोला है कि अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का यहाँ पर साइन लगा दो तो बन गया, यह आपका हमारा फॉर्मूला बन गया कि एफ प्रोपोर्शनल डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। तो यही हमारा क्या है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक। तो फिर चलो अब अगला देखते हैं कि ये क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू एम है। तो F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, फोर्स मतलब बल होता है, ठीक। और m है, m यहाँ पर द्रव्यमान है और a हाँ आपका क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें ये इस फॉर्मूला का यूज होता ही होता है, राइट। तो ये क्या बोलता है, चलो देखते हैं। तो बोलता है कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर F बल लगाने पर उसका वेग u से v हो जाता है। तो कोई सा भी हमारा वस्तु है, ठीक है, ये कोई सा वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान m है और इस पर हम लोग बल लगाए, F लगाए और उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, और उसका अंतिम वेग क्या है, v है, ठीक। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू, और प्रारंभिक संवेग है तो इसमें इसका जो वेग है वे वो भी प्रारंभिक होना चाहिए। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या कैसे लिए थे, u से लिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग mu कर देंगे, ठीक। और फिर इसमें क्या बोला है कि अंतिम संवेग है, तो अंतिम संवेग को हम लोग P2 से डिनोट करेंगे और अंतिम वेग को हम लोग ये v से डिनोट किए थे, तो ये हो जाएगा mv।
उसके बाद संवेग में परिवर्तन जो होता है, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। उसके बाद P2 माइनस P1 है तो LHS को हम लोग माइनस किए तो इसकी वैल्यू को भी माइनस कर देते हैं, मतलब MV माइनस क्या हो जाएगा, MV, तो M यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, V माइनस U, तो V माइनस U जो है इसमें परिवर्तन के बराबर है, किसमें, वेग में परिवर्तन के बराबर है, तो डेल लग जाएगा यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों पक्ष है, ये दोनों पक्षों में हम लोग डेल टी का हम लोग भाग दे देते हैं, तो डेल टी का भाग देते हैं, हम देख लो तो कोई भी इसमें परिवर्तन हो रहे क्या, कुछ भी तो चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम लोग लगा देते हैं। तो क्यों लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पास फॉर्मूला बनाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे डेल टी यहाँ पास भी है और यहाँ पास भी है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसमें लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पास फॉर्मूला बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पास डेल टी दोनों तरफ हम लोग इसमें दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं, राइट, ठीक। तो फिर उसके बाद दे दिए, फिर यहाँ पास हम लोग का फॉर्मूला बन गया क्या, यहाँ पास ये डेल पी बाय डेल टी इज इक्वल टू, हम लोग को पता है डेल वी अपॉन डेल टी किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समांतराल, ठीक है। तो फिर m का यहाँ पास m उतर गया जैसा का तैसा, और डेल वी बाय डेल टी हो गया a हो गया, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। लेकिन हम लोग को क्या पता है, गति के द्वितीय नियम से हम लोग को पता है कि ये जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है किसके अनुक्रमानुपाती होती है, हमारे ये बल के उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम लोग इसको लिख दिए। और ये जो प्रोपोर्शनल के यहाँ पर साइन लगा हुआ है इसको हम लोग हटाने के लिए एक यहाँ पर कांस्टेंट k ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो डेल पी बाय डेल टी है, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है हमारे, ये जो है ये ma के बराबर होती है, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर k इंटू ये इसकी जगह हम लोग ma लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन SI पद्धति में हम लोग को पता है ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू ma, और हम लोग पढ़े कि F इज इक्वल टू ma जो होता है यही हमारा क्या होता है, गति का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। और हमारा क्या होता है, बल का जो एसआई मात्रक होता है ना वो न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। तो और वो हम लोग, और आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि न्यूटन होता है ना, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है।